वेलकम फ्रेंड्स, गुरुजी उत्तराखंडी चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है हम यहाँ पे बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ते हैं, तो आज हम वैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज पढ़ने जा रहे हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, हमारी एक ऐप है, एजुकेशनल ऐप है विदश्री, जिसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी कोर्स, अपना मनचाहा कोर्स परचेज कर सकते हैं आफ्टर सीइंग द डेमो वीडियोज़। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह जैसे कि मैंने एक नया ट्रेंड शुरू किया है कि टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पूरे टॉपिक में जो हम टेक्निकल टर्म्स या टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं, ताकि जब हम बाद में चीज़ों को रिलेट करके पढ़ते हैं तो हमें टर्मिनोलॉजी पहले से पता है, तो हमें वहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि इसका मतलब होता क्या है। तो पहली चीज़ है आपकी हैबिटेट। हैबिटेट मतलब क्या होता है? आवास। आवास क्या होता है? जहाँ पे हम जो रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हैबिटेट बोलते हैं या आवास बोलते हैं। उसके बाद आपके दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक्टोथर्म ऑर्गेनिजम्स और एंडोथर्म ऑर्गेनिजम्स। जो एक्टोथर्म ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? बाहुऊष्मीय बोलते हैं। अब बाहुऊष्मीय का मतलब क्या होता है? ये टेम्परेचर एडजस्टिंग होते हैं। टेम्परेचर एडजस्टिंग मतलब बाहर, अगर मान लीजिए बाहर ठंडा हो गया, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपकी बॉडी में जो भी चेंजेस होने हैं या अपने टेम्परेचर को बाहर के एनवायरनमेंट, आउटर एनवायरनमेंट से एडजस्ट कर लेते हैं, वो होते हैं आपके एक्टोथर्म। और एंडोथर्म क्या होते हैं? एंडोथर्म आपके वो होते हैं जो, और एक्टोथर्म का एग्जाम्पल अगर आपसे पूछूं क्या है, आपको पता नहीं होगा। फ्रॉग जो होता है एक्टोथर्म होता है, वो क्या करता है? वो क्या करता है आपका, बाहर वो जिस भी कंडीशन में रह रहा है उस कंडीशन के हिसाब से अपनी बॉडी को क्या कर लेता है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से आउटर सराउंडिंग को झेल लेता है। उसके बाद आपका एंडोथर्म। एंडोथर्म मतलब होते हैं ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी क्या होते हैं आपके? ऊष्माशोषी आपके वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट कर लेते हैं बाय द फिजियोलॉजिकल रेगुलेशन, यानी उनकी बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उसके हिसाब से वो अपने बॉडी का टेम्परेचर मैनेज कर लेते हैं। उसके बाद है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन माने अनुकूलन। अनुकूलन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैं हूँ, मुझे गर्मियाँ बहुत पसंद हैं, ठीक है, मैं मान लीजिए राजस्थान में रह रहा हूँ, मगर अगर मैं राजस्थान से नैनीताल में चले गया, शिमला में चले गया और वहाँ मुझे ठंड लग रही है, मगर वहाँ मैं रह रहा हूँ, वहाँ मैं 3 महीने से रह रहा हूँ, इसका मतलब मेरे अंदर क्या है? मेरे अंदर अनुकूलन शक्ति है, यानी मैं अपने आप को क्या कर पा रहा हूँ, मैंने अपने आप को उस जगह के सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट कर लिया। अडेप्टेशन इसे बोलते हैं। उसके बाद पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन को हम जनसंख्या भी बोलते हैं, आबादी भी बोलते हैं। पॉपुलेशन क्या होती है? आपकी सेम स्पीशीज के लोग जब एक साथ एक जुट में रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? पॉपुलेशन बोलते हैं। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? हमें पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी भी क्या होगी आपकी? नंबर ऑफ इंडिविजुअल, किसी एक स्पीशीज के पर कितने एरिया ऑफ वॉल्यूम में रह रहे हैं उसको बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। और पॉपुलेशन डेंसिटी को हिंदी में क्या बोलते हैं? आबादी घनत्व बोलते हैं। नैटिलिटी क्या होता है? कितने आपके बर्थ, कितना जन्म दर होता है आपका नैटिलिटी, यानी आपके एक गिवन पीरियड में, इतने टाइम में आपके कितने बच्चे हुए हैं या कितने बर्थ हुए हैं, कितने जन्म हुए हैं, उसको बोलते हैं नैटिलिटी। और मृत्यु दर यानी मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी आपका क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ, एक गिवन पीरियड में कितने डेथ्स हुए हैं उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी। उसके बाद इमिग्रेशन क्या होता है? आप्रवास को बोलते हैं इमिग्रेशन। आप्रवास, जब मान लीजिए आप किसी दूसरी जगह से किसी दूसरी जगह में आ रहे हैं, उसे बोलेंगे इमिग्रेशन करना, आप आप्रवास कर रहे हैं। मगर अगर आप किसी जगह को छोड़ के जा रहे हैं तो उसे क्या बोलते हैं? एमिग्रेशन बोलते हैं। एमिग्रेशन का मतलब होता है उत्प्रवास। उसके बाद कैरिंग कैपेसिटी। कैरिंग मतलब लेना और कैपेसिटी मतलब क्षमता, यानी वहन क्षमता। कैरिंग कैपेसिटी क्या होती है? मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी भी पॉपुलेशन में जो एक, अगर मान लो जैसे आपने देखा होगा बिग बॉस, अगर आपने देखा होगा, आप टीवी देखते होंगे, बिग बॉस एक ऐसा शो है जहाँ पे क्या होता है, कमरे के अंदर या एक पूरी जगह के अंदर, एक मकान के अंदर हम क्या कर रहे हैं? 15-16 लोगों को हम भेज दे रहे हैं। अब वो बिग बॉस की कैरिंग क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी है, वो उनकी वहन क्षमता है कि वो 14 लोगों को संभाल ले रहे हैं। तो ठीक है, तो यही होती है आपकी कैरिंग कैपेसिटी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल किसी भी पॉपुलेशन में जो एक गिवन हैबिटेट में अगर आपको भेज दिया जाए तो आप वहाँ सस्टेन कर पा रहे हैं, आप जी रहे हैं अच्छे से और एडजस्ट कर लिया है आपने, उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म्स क्या होते हैं आपके? एक तरीके से एक ग्रोथ का एक पैटर्न होता है जिससे हमें कुछ पता चले, उसको बोलते हैं ग्रोथ पॉपुलेशन फॉर्म्स, यानी आबादी वृद्धि रूप। उसके बाद होम्योस्टेसिस क्या होता है? होम्योस्टेसिस का मतलब होता है समास्विति, ठीक है। इसका क्या होता है? आपका बॉडी के अंदर ही अंदर आप एक इंटरनल स्टडी एनवायरनमेंट को मेंटेन कर रहे हो, उसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। इकोलॉजिकल निच क्या होता है? इकोलॉजिकल निच मतलब वो कंडीशन, यानी नंबर ऑफ कंडीशंस या एक नंबर ऑफ, ये बोल सकते हो एक लिस्ट होती है जिसमें बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं, एक रेंज ऑफ कंडीशन होती है, फिर अच्छे से अच्छी भी हो सकती हैं, बुरे से बुरी भी हो सकती हैं। वो रेंज ऑफ कंडीशन जो एक ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर सकता है या
वो कितने रिसोर्स यूटिलाइज करता है, वो आपका किस में आ जाता है, इकोलॉजिकल नीच में आ जाता है। इसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिक अलावी बोलते हैं। उसके बाद है हमारा यूरायोथर्मल और स्टेनोथर्मल। यूरायोथर्मल ऑर्गेनिजम्स वो होते हैं आपके जो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी ठंडे से ठंडा और गर्म से गर्म भी झेल लेते हैं, उन्हें बोलते हैं यूरायोथर्मल। और वो ऑर्गेनिज्म जो एक बहुत ही उनका एक लिमिट होती है कि बस मैं इतने टेम्परेचर से नीचे और इतने टेम्परेचर से हाई मैं नहीं झेल सकता, वो होते हैं आपके स्टेनोथर्मल। उसके बाद होते हैं यूरायोहेलाइन। यूरायोहेलाइन का मतलब क्या होता है, एक होता है ना जो आपने देखा होगा कुछ आपके ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ही खारे पानी में रह लेते हैं, जहाँ पे नमक की जो सैलिनिटी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, यानी नमक की वहाँ परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है, तो वो होते हैं आपके यूरायोहेलाइन। और स्टेनोहेलाइन वो होते हैं जो हमेशा बेस में रहते हैं, वो ज़्यादा अगर आप उन्हें खारे पानी में डालोगे तो वो मर जाएंगे या वो कंडीशन को सस्टेन नहीं कर पाएंगे, वो होते हैं आपके स्टेनोहेलाइन। उसके बाद हाइबरनेशन का मतलब होता है शीत निद्रा। आपने भालू को देखा होगा, भालू क्या लेता है, शीत निद्रा लेता है, ठीक है, इसे विंटर स्लीप भी बोलते हैं। और एस्टिवेशन क्या होती है, ग्रीष्म निद्रा होती है, यानी जो गर्मियों के द्वारा निद्रा जो एक कहते हैं कि आराम लिया जाता है, उसे बोलते हैं एस्टिवेशन। एस्टिवेशन को हम समर स्लीप भी बोलते हैं। उसके बाद है डायपॉज। पॉज का मतलब होता है रुकना, और डायपॉज का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए एक डेवलपमेंट हो रही है, किसी ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट हो रही है, मगर उस ऑर्गेनिज्म ने ऐसा किया कि वो एक जगह पे रुक गया और उसने कुछ ऐसा करा कि ठीक है अब मैं अपनी डेवलपमेंट को यहाँ पे रोक रहा हूँ, मेरी डेवलपमेंट तभी कंटिन्यूस होगी या तभी चालू होगी जब मैं ब्रेक से वापस आऊंगा, तो उसे बोलते हैं डायपॉज। मान लीजिए ये एक ब्लैक बोर्ड है, मैं यहाँ पे कंटिन्यूस लिख रहा हूँ, मगर यहाँ पे मैंने यहाँ से लिखना मान लीजिए बंद कर दिया, तो मैंने डायपॉज ले लिया यहाँ, यानी ये मैंने मुझे जो आगे पूरा लिखना था वो मैंने नहीं लिखा और मैंने यहाँ पे रोक दिया, तो ये डायपॉज हो गया। मतलब जब तक मैं नहीं चाहूंगा अब मैं तभी ये डायपॉज तभी टूटेगा जब मैं आगे लिखना शुरू करूंगा, तो उसे बोलते हैं डायपॉज। उसके बाद रेगुलेटर्स क्या होते हैं आपके, रेगुलेटर्स आपके वो ऑर्गेनिज्म होते हैं चाहे आपका एनवायरनमेंट में कितना भी फ्लक्चुएशन हो रहा है, चाहे एकदम से गर्मी एकदम से सर्दी या कितना भी किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन हो सकता है, वो अगर आपका एनवायरनमेंट में किसी भी तरीके का फ्लक्चुएशन हो रहा है मगर जो ऑर्गेनिज्म है वो इंटरनल एनवायरनमेंट यानी होम्योस्टेसिस मेंटेन कर पा रहा है, उसे बोलते हैं रेगुलेटर्स। और अगली डेफिनेशन है हमारी कन्फर्मर्स की। कन्फर्मर्स क्या होते हैं हमारे, कन्फर्मर्स को हम अनुरूपक भी बोलते हैं। कन्फर्मर्स का काम क्या होता है कि ये आपके होम्योस्टेसिस मेंटेन नहीं कर पाते मगर बाहर के एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, तो उसे बोलते हैं आपके कन्फर्मर्स यानी अनुरूपक। उसके बाद है हमारी इकोलॉजी। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है, परिस्थिति विज्ञान। आउटर सराउंडिंग्स और ऑर्गेनिज्म के बीच के रिलेशन यानी नेचर और ऑर्गेनिज्म के बीच के, इको का मतलब क्या होता है, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में आपके जैविक घटक भी आते हैं, अजैविक घटक भी आते हैं, तो उन सब घटकों के बीच में और आपके बीच में जो एक रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। उसको हम किस ब्रांच में स्टडी करते हैं, जीव विज्ञान की एक सब ब्रांच है जो पारिस्थितिक विज्ञान है, वो जीव विज्ञान के अंदर आती है। तो जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी क्या है आपकी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के रिलेशन को किससे मिला रहे हैं, हम ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन से मिला रहे हैं और फिर हम उसको पढ़ रहे हैं एज इकोलॉजी, तो वो होती है आपकी पारिस्थितिक विज्ञान। तो फ्रेंड्स इकोलॉजी हमने कर ली है, अब हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं या लेवल्स ऑफ, हाँ इसमें हमारा पहला है आपका, जैसे हम जब सेल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़े थे तो हमने सेल, टिश्यू, ऑर्गन ये सब पढ़े थे, मगर यहाँ हम सीधे हम किससे शुरू करते हैं, ऑर्गेनिज्म से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ हम इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से पहला है आपको ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या है, आपके सेम स्पीशीज के जो आपके इंडिविजुअल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। ये ऑर्गेनिज्म का काम होता क्या है, ये क्या करते हैं, ये आपस में जो सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म होते हैं ये आपस में इंटरब्रीड करते हैं ताकि ये अपने जैसे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर पाएँ। उसके बाद आ जाती है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन जब वही सेम ऑर्गेनिज्म के ग्रुप बन जाएंगे ना और वो सेम स्पीशीज के होंगे तो उसे क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन बोलेंगे। ऐसे ही कम्युनिटी, मगर अब कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, कम्युनिटीज़ यानी गुट। गुट में आपका ज़रूरी नहीं है कि जो पॉपुलेशन है वो सारी एक ही स्पीशीज़ की होंगी, कम्युनिटी में आपकी जितनी भी स्पीशीज़ आ रही हैं आपकी कम्युनिटी में वो सारी कंसिडर करी जाती हैं। उसके बाद है आपकी बायोम। बायोम में आपके हर तरीके के वेजिटेशन को देखा जाता है और उससे जुड़ी हुई फौना। फौना मतलब क्या होता है, हमने दो टर्म्स पढ़े हैं बचपन में, फ्लोरा और फौना। फ्लोरा का मतलब होता है कि किसी भी रीजन में किस वैरायटी के प्लांट्स पाए गए हैं, और फौना का मतलब होता है कि किस रीजन में किस वैरायटी के एनिमल्स पाए गए हैं या किस तरीके की जूलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू को हम फौना कहते हैं और जो प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं, फ्लोरा कहते हैं। तो बायोम में यही होता है। अब आपके मेजर बायोम्स इन वर्ल्ड 6 होते हैं और मेजर बायोम्स इन इंडिया 4 होते हैं। हमें मेजर बायोम्स इन इंडिया के नाम बस इंडिया वाले पता होने चाहिए। तो आपके जो मेजर बायोम्स हैं आपके 4 वो हैं आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, दूसरा है डेसिडियस, तीसरा है सी कोस्ट और चौथा है डेजर्ट।
उसके बाद आते हैं इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट में क्या होता है, आपके जितने भी जैविक और अजैविक घटक, जितने भी फैक्टर्स आपके उन सब का मिश्रण कह सकते हो कि उन सब में वो सब मिलके क्या बनाते हैं, इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब एबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं इन्वायरमेंट के, टेम्परेचर, वाटर, लाइट और सॉइल। अब ये चीज़ें मैंने सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में लिख रखी है। टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वायरमेंट में अपना रोल प्ले करने का। अब बेस्ड ऑन द टेम्परेचर कि टेम्परेचर ज़्यादा है या कम है, हमारे क्या होते हैं ऑर्गेनिज्म, स्टेनोथर्मल होते हैं, यूरायोथर्मल होते हैं। डेफिनेशन में मैं बता चुका हूँ कि यूरायोथर्मल क्या होता है और स्टेनोथर्मल क्या होते हैं। डिपेंड ऑन वाटर में भी यही होता है, वाटर की अगर सैलिनिटी ज़्यादा है तो उस हिसाब से ऑर्गेनिज्म स्टेनोहेलाइन होंगे या यूरायोहेलाइन होंगे। ठीक है, वाटर की अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं कि वाटर का पीएच कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है, कभी उसमें नमक कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो उन बेसिस के हिसाब से कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किस जगह पे रह ले रहा है उसकी क्लासिफिकेशन करी जाती है। तो पहला था हमारा टेम्परेचर का हो गया यूरायोथर्मल और स्टेनोथर्मल। वाटर का हो गया, वाटर में अगर सैलिनिटी ज़्यादा है तो सैलिनिटी ज़्यादा में हम क्या बोलेंगे, यूरायोहेलाइन, और अगर सैलिनिटी कम है तो हम क्या बोलेंगे, स्टेनोहेलाइन। उसके बाद लाइट में हमारे बेस्ड, लाइट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है। प्लांट्स को लाइट चाहिए होती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। ठीक है,